हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिए हैं। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होता है, टाइम टेबल होता है, क्लास पीडीएफ होता है और पेपर कटिंग होती है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है और क्या क्या आप प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ डिस्कशन करके क्वेश्चन पूछ के क्लास से संबंधित जो भी डाउट होती है आप तत्काल ऑनलाइन क्लास में क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है और इसमें आपको अपने प्रिपरेशन को रेगुलर बेस पर मॉक टेस्ट के आधार पर जांचने परखने का अवसर मिलता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का जो सिलेबस है एक निर्धारित समय में कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी हिंदी माध्यम के लिए चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी एग्जाम से संबंधित है, जो मेंस से संबंधित है और जो इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी की एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अब अनअकैडमी का के द्वारा जो है सो यूपीएससी में शामिल लगभग सभी ऑप्शनल पेपर की क्लासेस शुरू की गई है। इसमें मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर टीच करता हूँ। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ सकते हैं। आप जब जीएस का सब्सक्रिप्शन लें तो जीएस का अनअकैडमी का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक इसका प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है और दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 49,500 रुपया है और अगर आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई टी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 12 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन फीस 72,000 है और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई टी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 24 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है आप 64,800 में प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी के 12 मंथ के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 69,500 रुपया है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई टी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन फीस 1,60,000 रुपया है और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई टी प्रयोग करेंगे तो यहाँ भी 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता क्या है, तो आपको इसको डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है। ये चारों आपको आइकॉनिक और प्लस कोर्स दोनों में मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, तो इसमें आपको पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस का कौन सा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया जाता है, स्टडी प्लानर दिया जाता है और पर्सनल फीडबैक। इसमें जो पर्सनल कोच और डेली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आते हैं तो एक आपको मेंटर चाहिए जो आपका मार्गदर्शन करे और फिर आप जो लिखते हैं उसका एक्यूरेट मूल्यांकन हो, ताकि यह आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस तरीके से जा रही है और उस पर सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो सके। इसी प्रकार अब आप अनअकैडमी का यूपीएससी के लिए ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं
और 12 मंथ का जो ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन फीस है ये 27,500 रुपया है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे और तब 12 मंथ के ऑप्शनल पेपर का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 24,750 रुपया है। तो आप अनअकैडमी के 1 या 2 वर्षों का प्लस कोर्स या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन लें और फिर प्लस कोर्स में मेरे साथ जुड़े, जिसमें मैं आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर और सामान्य अध्ययन के जटिल सेक्शन में करंट अफेयर्स के सेक्शन में मार्गदर्शन करूंगा और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए मध्यकालीन भारत के क्लास की जो सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग अब तक सल्तनत काल का इतिहास समाप्त कर चुके हैं, खासकर जो राजनीतिक प्रशासनिक इतिहास है। दूसरा हम लोग क्षेत्रीय राज्य में हैं और जो क्षेत्रीय राज्य है तो क्षेत्रीय राज्य में भी हम लोग उत्तर भारत के जो क्षेत्रीय राज्य हैं उसको लगभग हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोगों को क्या है कि पिछला जो 2 क्लासेस 2 वीडियो आपको उपलब्ध कराया गया उसमें कश्मीर का, मेवाड़ का, गुजरात का, मालवा का, जौनपुर का, बंगाल का और गजपति का, इतने तक के इतिहास को आप कवर कर चुके हैं। अब हम लोग बेसिकली इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में, दक्षिण भारत के जो मध्यकालीन राज्य हैं उन राज्यों के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मानचित्र पर हम इस समय के दक्षिण भारत के राज्य को जानेंगे, कौन कौन थे, कहाँ किसकी क्या कंडीशन थी, और उसके बाद हम इस टॉपिक में आपको कुछ राज्यों के बारे में बताते हुए चलेंगे। पीटी का भी इसमें क्लास कवर होगा, मेंस का भी टॉपिक कवर होगा, और जिस तरीके से आप पिछली क्लास सबका अपना नोट्स बनाते गए हैं क्लास को देख देख के, ठीक उसी तरीके से इस क्लास का भी आप अपना नोट्स बना लेंगे तो आपकी क्लास की कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपका नोट्स भी अपना पीटी मेंस का, जीएस का प्रिपेयर्ड होते रहेगा। और मैंने इतने स्तर तक मध्यकालीन भारत का क्लास ले लिया है कि इसमें जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर होगा उनको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, चीजों को समझने में, दृष्टिकोण को समझने में काफी मदद मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि दक्षिण भारत में इस समय कौन कौन सा राज्य है और कहाँ पर किस तरीके की राज्य है। तो सबसे पहले सुदूर दक्षिण में, तमिलनाडु के दक्षिण में, यहाँ पर क्या था कि एक मावर राज्य था। सुदूर दक्षिण में एक यहाँ पर मावर राज्य तमिलनाडु के दक्षिण में, और इसी तरीके से सुदूर कर्नाटक के क्षेत्रों में इसी मावर राज्य से लगा हुआ यहाँ पर मध्यकालीन भारत में एक होयसल का राज्य था। इसका जिक्र हमें पूर्व मध्यकाल में भी मिलता है, लेकिन यहाँ भी इसी होयसल और मध्यकालीन भारत के क्षेत्रों से लगा हुआ यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर के एरिया को कवर कर लेंगे तो यहाँ पर हमें बहमनी सल्तनत मिलता है। बहमनी सल्तनत का राज्य था, यानी कि जो बहमनी सल्तनत का राज्य था, तो यहाँ पर आपको तमिलनाडु के बिल्कुल तटीय क्षेत्र में आपको यहाँ पर दिखाया कि एक छोटा सा राज्य था, मावर का राज्य। इसके बारे में आपको बताएंगे। मावर राज्य से ही कुछ कर्नाटक और कुछ केरल के हिस्सों में लगभग सटा हुआ था यहाँ पर होयसल का राज्य था, और होयसल के राज्य से ऊपरी भागों में कुछ महाराष्ट्र, कुछ आंध्र प्रदेश सबका एरिया लगा के यहाँ का जो एरिया था ये बहमनी सल्तनत के अधीन था। बहमनी सल्तनत के दक्षिण में और पूरे इस तमिलनाडु, कर्नाटक सबके क्षेत्रों में यहाँ पर क्या था, ये बहमनी सल्तनत का हो जाएगा और ये कृष्णा तुंगभद्रा दोआब हो जाएगा, जिसके बारे में आपको बताएंगे। तो बहमनी सल्तनत और यहाँ पर एक राज्य था जिसको हम लोग क्या कहेंगे, विजयनगर साम्राज्य था। और यहाँ पर आपको बताया है पिछले वीडियो में कि बिल्कुल गंगा डेल्टा से लेके जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा तक यहाँ पर गजपति वंश, यहाँ पर बहमनी की सीमा लगभग गुजरात राज्य से भी मिलती थी, और यहाँ पर बहमनी की सीमा से लगा हुआ एक खानदेश का राज्य था जो ताप्ती घाटी में पड़ता था। यहाँ पर खानदेश का राज्य था और खानदेश के ऊपरी भागों में मालवा का राज्य था। तो अभी चर्चा के बिंदु में एक खानदेश का राज्य रहेगा, एक बहमनी का राज्य रहेगा, एक मावर का राज्य रहेगा, और इंटीग्रेशन यानी कि किस तरीके से छोटे छोटे राज्यों का बड़े राज्यों में समाहार होता है और फिर किस तरीके से बड़े राज्य जो हैं सो मुगल काल के अंत तक आते आते मुगल साम्राज्य के अधीन आ जाएंगे, इस दृष्टिकोण से हम टॉपिक चर्चा करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा राज्य कहाँ है और इन राज्यों की अवस्थिति को देखेंगे तो इन राज्यों, खासकर जो बहमनी और विजयनगर के बीच संघर्ष होता है, उस संघर्ष को भी समझने का आपको अवसर मिलेगा और बेहतर तरीके से आप उसको समझ पाएंगे।
तो सबसे पहले हम लोग एक छोटे से राज्य के बारे में जिक्र करते हैं। पहले जिक्र करेंगे मावर राज्य के बारे में, फिर जिक्र करेंगे खानदेश के बारे में और फिर जिक्र करेंगे हम लोग बहमनी सल्तनत के बारे में। तो सबसे पहले आइए इस मध्यकालीन भारत में जो मावर का राज्य है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो मावर का राज्य है, इसके बारे में कोई कुछ खास डिटेल तो नहीं मिलता है, लेकिन जो चीजें हैं और इस तरीके से मैंने पहले ही बताया था कि छोटे-छोटे राज्यों का विजयनगर बहमनी में कैसे समाहार होगा और फिर विजयनगर बहमनी का इस तरीके से मुगल साम्राज्य में समाहार होगा, उस प्रक्रिया को हम लोगों को जानना है। तो मावर का राज्य जो था यह कहाँ पर था? आधुनिक तमिलनाडु के बिल्कुल सुदूर तमिलनाडु के सुदूर दक्षिण पूर्वी भागों में, तमिलनाडु के सुदूर दक्षिण पूर्वी भागों में यहाँ पर मावर का एक राज्य था। यह जो मावर का राज्य था तो यहाँ पर लगभग 1323 ईस्वी में जो सल्तनत के शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, तो 1323 ईस्वी में सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक के समय यहाँ पर एक अभियान किया गया था मावर राज्य पर। गयासुद्दीन तुगलक के समय अभियान की हमें जानकारी मिलती है, लेकिन काफी दूर था तो उस पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन बहुत समय तक इस पर वो नियंत्रण नहीं रख पाता है। यह मावर राज्य जो था इसकी जो राजधानी थी इस समय मदुरै, जो तमिलनाडु का एक आज जिला भी है। तो मथुरा या जो मदुरै कहेंगे, यह मावर राज्य की राजधानी थी, मथुरा या मदुरै। और फिर इस राज्य की जो स्थापना होती है, बेसिकली इस राज्य की जो मावर राज्य की स्थापना होती है वो एमबीटी के समय होता है। एमबीटी का अर्थ हो गया, पहले भी बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सैयद अहसान सैयद अहसान शाह ने इस मावर राज्य की स्थापना की थी, यहाँ पर स्वतंत्र सत्ता बना ली थी। और सैयद अहसान शाह शासक बनता है, यानी सल्तनत का संस्थापक है मावर सल्तनत का एक तरीके से, लेकिन इसके बारे में हमें कोई डिटेल से जानकारी नहीं मिलती है। और इसका उत्तराधिकारी एक था जिसका नाम है गयासुद्दीन शाह, गयासुद्दीन शाह। तो गयासुद्दीन शाह के शासन काल में क्या होता है जो आपको समझना है कि गयासुद्दीन शाह के शासन काल में मावर राज्य के द्वारा इसके सीमा से लगे हुए छोटे जो होयसल राज्य था इस पर अधिकार कर लिया जाता है, मावर राज्य द्वारा होयसल पर अधिकार कर लिया जाता है। और आगे चलकर ये जो मावर राज्य है 1370 ईस्वी में विजयनगर शासक के द्वारा जीत लिया जाता है। 1370 ईस्वी में विजयनगर शासक के द्वारा जीत लिया जाता था। इसका अर्थ ये हो गया कि चूंकि होयसल को मावर सल्तनत जीत चुका था, तो दोनों एक इंटीग्रेटेड राज्य हो चुका था और आगे चलकर विजयनगर शासक के द्वारा 1370 में मावर को जीत लिया जाता है। इसका अर्थ है कि जो होयसल का क्षेत्र था और जो मावर का क्षेत्र था वो पूरे किसके अंतर्गत हो गया? विजयनगर के अधीन हो गया। अब दक्षिण भारत में जो तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में केवल और केवल एक ही राज्य रह गया, वो विजयनगर का। तो कर्नाटक का एरिया, केरल का एरिया और संपूर्ण लगभग तमिलनाडु के एरिया में जो था वो उस समय हमें विजयनगर का राज्य मिलता है। तो दो छोटे छोटे राज्य जो आपने देखा है वह धीरे धीरे विजयनगर में आ चुके हैं। अब जो अन्य राज्य है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मैंने बताया था कि खानदेश का राज्य है, तो खानदेश का जो राज्य है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। छोटा सा राज्य है यहाँ पर खानदेश, और खानदेश का जिक्र इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे भी इसकी जिक्र होगी अकबर के समय में, तो आप ध्यान से करेंगे खानदेश राज्य। ये जो खानदेश राज्य है आज के समय में क्या हो जाएगा, जो ताप्ती नदी घाटी का क्षेत्र है, ताप्ती नदी घाटी के क्षेत्र में राज्य अवस्थित है। ताप्ती नदी घाटी के क्षेत्र में खानदेश का राज्य अवस्थित था। और इस राज्य की स्थापना की थी तैमूर के आक्रमण के बाद, यानी कि तुगलक वंश के अंतिम शासक के समय जो 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है, तैमूर के आक्रमण के बाद इस सल्तनत की यानी खानदेश राज्य की स्थापना की थी। इसका जो आक्रमण के बाद यह राज्य स्थापित होता है और इसका जो संस्थापक था, खानदेश राज्य का जो संस्थापक था वह था मलिक राजा फारूकी। मलिक राजा फारूकी
खानदेश राज्य का संस्थापक था, ये याद रखेंगे, मलिक राजा फारूकी था। लेकिन ये जो खानदेश राज्य था जिसकी स्थापना मलिक राजा फारूकी ने की थी, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा ताप्ती नदी घाटी का, और एक तरीके से यहाँ पर था खानदेश राज्य था। और खानदेश राज्य जो यहाँ पर हो जाएगा, तो इस राज्य का जो महत्व था मूल रूप से एक तरीके से यह भौगोलिक और सामरिक महत्व का राज्य था मध्यकालीन भारत में। भौगोलिक और सामरिक महत्व का राज्य था। भौगोलिक और सामरिक महत्व का क्या राज था, तो दक्कन में प्रवेश के लिए एक तरीके से यह प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। खानदेश जो था, यहाँ पर दक्कन में आप जा रहे हैं तो प्रवेश द्वार, एंट्री गेट के रूप में जाना जाता था, एक इसके कारण। और दूसरा सामरिक महत्व का रीजन यह भी था कि इससे आप प्रवेश द्वार, कई यहाँ पर महत्वपूर्ण किले थे, महत्वपूर्ण किले थे, जो सामरिक महत्व सैन्य दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। और उन किलों में एक असीरगढ़ का किला भी शामिल था, असीरगढ़ का किला। और ये जो असीरगढ़ का किला है, अकबर के द्वारा जीता गया अंतिम किला होता है। सभी को पता होगा कि अकबर के समय में अंतिम रूप में इसको जीता गया था। तो भौगोलिक और सामरिक महत्व यही था कि दक्षिण में प्रवेश का इससे मार्ग गुजरता था, कई सारे व्यापारिक स्थल ये मार्ग जाते थे, और कई सारे यहाँ पर क्या था कि एक तरीके से किले थे जो सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण किला था, कि उस किले पर अधिकार करके आप पूरे मध्य भारत पर नियंत्रण रख सकते हैं। उसी में एक प्रमुख था असीरगढ़ का किला था, तो ये याद रखेंगे। और ये जो खानदेश राज्य था, तो इसकी जो राजधानी थी वो बुरहानपुर थी। खानदेश राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, बुरहानपुर इसकी राजधानी थी, और बुरहानपुर इसकी राजधानी थी। और यहाँ के शासक जो थे वो भी वंश हुआ खानदेश में। यहाँ के शासक खान की टाइटिल धारण करते थे, यहाँ के शासक खान की टाइटिल धारण करते थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता था, खानदेश के नाम से जाना जाता है। अकबर के समय में क्या होता है कि अकबर जब मुगल साम्राज्य का विस्तार करता है, तो दक्षिण भारत में अकबर सीमित विस्तार का पक्षधर रहता है, और दक्षिण भारत में वह एक भौगोलिक सीमांत क्षेत्र का निर्माण कर लेना चाहता है कि इस तरीके से हम आगे नहीं जाएंगे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए खान देश के महत्व को समझा, और भौगोलिक महत्व, उसके सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए अकबर ने खानदेश के सामने मैत्री संबंध का प्रस्ताव रखा था कि आप हमसे मैत्री कर लीजिए और हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। उस समय के शासक ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन आगे चलकर एक शासक आता खानदेश में जिसका नाम है मीरन बहादुर, जिसका नाम है मीरन बहादुर। मीरन बहादुर ने मुगल का विरोध यानी कि अकबर का विरोध करना शुरू कर दिया, यानी कि अकबर के विरोध की नीति अपनाई थी। और अकबर के विरोध की नीति क्या अपनाई थी, तो इस समय अकबर क्या है, अहमदनगर अभियान पर जा रहा था। अब आप कहेंगे कि आपने अहमदनगर राज्य का जिक्र तो किया नहीं, तो अहमदनगर कैसे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। विजय बहमनी साम्राज्य में अहमदनगर अभियान पर अकबर जा रहा था, तो अहमदनगर अभियान के समय चूंकि रास्ता तो जाएगा अहमदनगर यही खानदेश से होकर, तो इसमें खानदेश के शासक मीरन बहादुर ने विरोध पहुंचाया था। तो अकबर को लग गया कि जब भी कभी हम दक्षिण की ओर जाएंगे, तो इस विरोध से उसको लग गया कि इस राज्य का भौगोलिक, सामरिक, सैन्य सभी कुछ महत्व है। और उसके बाद जब अहमदनगर अभियान से लौटता है अकबर, तो 1601 में क्या करता है अकबर द्वारा खानदेश को मुगल साम्राज्य में जीत लिया जाता है। यहीं पर असीरगढ़ का किला, जिसको कहते हैं अकबर ने सोने की चाबी से खोला था, यहाँ के किले को सोने के की से खोला था, और यह अकबर की अंतिम विजय मानी जाती है। सामरिक और आर्थिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण खानदेश का राज्य था, वह खानदेश का राज्य जो है मुगल साम्राज्य में अकबर के समय 1601 में मिला लिया जाता है। और आपको एक बेचैन करने वाला शब्द अहमदनगर आ गया, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में इस राज्य की जिक्र की नहीं है। तो अहमदनगर कैसे आएगा ये आपको आगे बता दिया जाएगा। तो अभी आपने इन दो राज्यों के बारे में समझ लिया कि इन दो राज्यों में किस तरीके से छोटे छोटे राज्य थे। और वहां पर भी मैंने आपको दिखाया कि जो
मावर था, उसने होयसल को जीता था और होयसल और मावर अंत विजयनगर का भाग बन गया। और यहाँ पर जो खानदेश था वो आगे चलकर किसका भाग बन जाएगा? मुगल साम्राज्य का भाग बन जाएगा। ये ध्यान में रखें। अब दक्षिण में दो राज्य रह गए मूल रूप से, एक बहमनी रह गया और दूसरा कौन सा रह गया है? विजयनगर साम्राज्य रह गया है। तो सबसे पहले हम आपको इस टॉपिक में क्या बताते हैं कि जो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य संघर्ष होता है, उस संघर्ष के बारे में बताते हैं। फिर हम आपको बहमनी साम्राज्य का जो फैक्चुअल सेक्शन है उसके बारे में हम आपको लिए चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा कृष्णा नदी का एरिया हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। ये कौन सी नदी हो जाएगी? ये हो जाएगी कृष्णा और ये हो जाएगी तुंगभद्रा नदी। यहाँ पर तुंगभद्रा आपको समझना है, ये हो जाएगा तुंगभद्रा। इसी के बीच का जो एरिया था, जो मैं डॉटेड डॉटेड एरिया लिख रहा हूँ, इस डॉटेड डॉटेड एरिया को यहाँ पर कहा जाता था रायचूर दोआब का क्षेत्र इसे कहा जाता था। इसे रायचूर दोआब कहते थे। और इसके दक्षिण में जो साम्राज्य था वह कौन था? विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर का साम्राज्य था। और इस तुंगभद्रा दोआब के ऊपर में यहाँ पर बहमनी साम्राज्य अवस्थित था। बहमनी साम्राज्य, तो बहमनी साम्राज्य के साथ मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी जो सीमा बनती थी बहमनी की, यहाँ पर एक गुजरात के शक्तिशाली राज्य से और इधर उड़ीसा के गजपति राज्य से इसकी सीमा बनती थी, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, जिसका विस्तार गोदावरी घाटी तक। और यहाँ पर ये गुजरात का राज्य था और इसी के बीच में यहाँ पर कौन था? बहमनी का राज्य था। ये बहमनी साम्राज्य एक तरीके से हो जाएगा। तो बहमनी साम्राज्य अस्तित्व में कैसे आता है, विजयनगर कैसे अस्तित्व में आएगा, ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम आपको लिए चल रहे हैं जो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य संघर्ष चलता है, उस संघर्ष के ऊपर चलते हैं। एक कॉन्सेप्चुअल एरिया, इसको जान लेते हैं, फिर हम आपको बहमनी साम्राज्य में ले चलेंगे। तो बहमनी विजयनगर संघर्ष हो जाएगा, बहमनी विजयनगर संघर्ष। ये जो बहमनी विजयनगर संघर्ष देखेंगे तो कुछ इतिहासकारों ने इस संघर्ष को धार्मिक रूप से भी देखने का प्रयास किया है, क्योंकि धार्मिक रूप से, लेकिन इसका जो मूल कारण था, जो विजयनगर बहमनी के बीच के संघर्ष का मूल कारण था, वह मूल कारण क्या था कि इस संघर्ष का मूल क्षेत्र जो था वह रायचूर दोआब का क्षेत्र था। रायचूर दोआब का क्षेत्र था। और रायचूर दोआब का क्षेत्र था वो कहाँ पर अवस्थित है? क्लियर है? ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का दोआब था। और ये जो रायचूर दोआब था, इन दोनों के बीच युद्ध का क्रीड़ा स्थल बन चुका था। लगभग 200 वर्षों तक इन दोनों साम्राज्यों के बीच इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए युद्ध चलता है। तो इस रायचूर दोआब का क्या था, और यह जयनगर बहमनी के बीच जो लंबा संघर्ष चला, इसके बीच का जो मूल कारण था वह एक भौगोलिक कारण था इन राज्यों के बीच संघर्ष का। इसके बीच आर्थिक कारण था संघर्ष का। और आर्थिक कारण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कई सारे फैक्टर आएंगे। और फिर तीसरा इस युद्ध का जो कारण था वह सामरिक कारण भी था। तो मौलिक रूप से एक स्टूडेंट होने के नाते आपको यही याद रखना है कि जो बहमनी विजयनगर के बीच संघर्ष हुआ वो मूल उसका रीजन रायचूर दोआब पर अधिकार करने को लेकर था। कुछ इतिहासकारों ने इसे धार्मिक युद्ध के रूप में भी देखा, अर्थात बहमनी एक मुस्लिम सल्तनत, विजयनगर एक हिंदू सल्तनत, उनके बीच संघर्ष के रूप में देखा। लेकिन ऐसा नहीं था, बहमनी शासकों के द्वारा छोटे छोटे जो मुस्लिम सल्तनत थे उसके अंतर्गत भी उन पर हमला किया गया। तो इसको आपको उस रूप में देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये ध्यान में रखें, इसको देखना है इसी के रूप में। फिर आप इस संघर्ष को, मैंने 3 पॉइंट तो बताया, इस संघर्ष को आप एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के रूप में भी देख सकते हैं। ऐतिहासिक प्रक्रिया की पुनरावृत्ति। तो ऐतिहासिक प्रक्रिया की क्या पुनरावृत्ति? तो रायचूर दोआब को लेकर दक्षिण भारत में होने वाला यह संघर्ष कोई पहला संघर्ष नहीं था। इससे पहले भी इस रायचूर दोआब पर अधिकार करने को लेकर कई राजवंशों के मध्य टकराव हुआ था। और इसमें जो टकराव हुए थे रायचूर दोआब पर अधिकार करने को लेकर, तो सबसे पहले ये हुआ था चालुक्य शासक और पल्लव शासक के बीच पहला संघर्ष हुआ था, चालुक्य और पल्लव राज्य।
कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य जिनका शासनकाल महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्रों में था, और पल्लव जो तमिलनाडु के क्षेत्र में था, उनके बीच संघर्ष होता है। आगे चलकर इस दोआब पर फिर से संघर्ष करने के लिए चालुक्य जो कल्याणी के उत्तरवर्ती चालुक्य कहलाते हैं, चालुक्य और चोल शासकों के बीच युद्ध हुआ था। फिर इस पर तीसरा जो संघर्ष होता है वो मध्यकाल में आकर यादव शासक और अभी जो मैंने आपको एक होयसल वंश बताया था, यादव और होयसल वंश के बीच भी युद्ध होता है। और चौथा अब आप इसको देख रहे हैं कि इस दोआब पर अधिकार करने के लिए बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच युद्ध होता है। तो चार एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में भी इसको समझना है, और हम लोग कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, उस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले चालुक्य और पल्लव के बीच, फिर चालुक्य और चोल के बीच, फिर यादव और होयसल के बीच, और फिर बहमनी और विजयनगर के बीच। तो यह इससे यह भी हमें पता चल जाता है कि यह युद्ध कोई पहली बार नहीं हुआ है, और जब पहली बार नहीं हुआ है, रायचूर दोआब को लेकर कई राजवंशों के बीच युद्ध हुआ है। इसका अर्थ है कि इस क्षेत्र का कुछ विशेष महत्व था, इसी कारण इस क्षेत्र में बनने वाले साम्राज्य इस पर अपना अधिकार जताना चाहते थे। तो अब जो मैंने भौगोलिक कारण लिखा है, ऐतिहासिक प्रक्रिया तो आपने समझ ही लिया, जो ऊपर मैंने 4 पॉइंट बताया है कि किस तरीके से ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में तो समझना है। अब इसके पीछे का जो भौगोलिक, आर्थिक और सामरिक कारक था, उसको आपको समझना है। और भौगोलिक, आर्थिक, सामरिक कारक क्या था? तो सबसे पहले आप ये ध्यान से देखिए कि भौगोलिक दृष्टिकोण से यदि देखेंगे तो इस युद्ध का हमें एक कारण क्या दिखाई देता है, भौगोलिक कारण के रूप में सबसे पहला आप देखेंगे कि आप देखेंगे कि ये विजयनगर का एरिया है, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण का एरिया और कृष्णा नदी के दक्षिण का। तो विजयनगर साम्राज्य जो है तीन तरफ से सागरों से सीमांकित है, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी। तो तीन तरफ से सागरों से सीमांकित है। तो विजयनगर के पास विस्तार का एक ही क्षेत्र बचता था कि वो तुंगभद्रा दोआब के उत्तर की ओर अपने जाए, और तभी वो क्योंकि सागर की ओर तो जा नहीं सकते थे, तो तुंगभद्रा दोआब के उत्तर में विस्तार करें, एकमात्र ही इनके पास विकल्प था। ठीक इसी प्रकार यदि आप बहमनी को देखेंगे तो बहमनी के पूर्व में गजपति शासक और पुरुषोत्तम गजपति यहाँ के काफी मजबूत शासक थे। उत्तर में इसका क्या था, एक गुजरात का राज्य, मालवा का राज्य, काफी शक्तिशाली राज्य सब था। तो बहमनी के लिए भी क्या था कि भौगोलिक रूप से विस्तार करने के लिए दक्षिण भारत ही बचता था, और वैसे भी बहमनी को उत्तर भारत में विस्तार करने के लिए ताप्ती नदी घाटी पार करना होता, यानी कि सतपुरा की पहाड़ी, ताप्ती नदी घाटी, नर्मदा घाटी, तब वो उत्तर की ओर आक्रमण करने के लिए आता। इतने भौगोलिक कठिनाइयों को झेलने के बाद उत्तर में आक्रमण करना बहमनी साम्राज्य के लिए भी संभव नहीं था। तो बहमनी के लिए भी एक ही क्षेत्र बचता था कि वो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो दोआब का एरिया है, उस क्षेत्र की ओर अपना विस्तार करे। तो एक सबसे बड़ा कारण जो दोनों राज्यों की भौगोलिक अवस्थिति थी, लोकेशन थी, और उन दोनों के बीच जो कृष्णा तुंगभद्रा दोआब अवस्थित था, वह इन दोनों के बीच युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि इन दोनों के विस्तार का एक वही क्षेत्र था। दूसरा जो इस युद्ध का आर्थिक कारण था, तो आर्थिक कारण के अंतर्गत क्या है कि सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो कृष्णा तुंगभद्रा दोआब है, यहाँ पर काफी उपजाऊ मृदा है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या है, काफी उपजाऊ मृदा है। आज भी यह क्षेत्र भारत के काफी समृद्ध क्षेत्रों में, उपजाऊ क्षेत्रों में शामिल है। तो उपजाऊ मृदा है, और उपजाऊ मृदा होने के कारण क्या था कि यह क्षेत्र कृषि उत्पादों में समृद्ध था। दूसरा क्या समझेंगे कि कृषि उत्पादों में ये क्या था, काफी समृद्ध था। जाहिर सी बात है, उपजाऊ मृदा है, कृषि उत्पादों में समृद्ध है, तो जो शासक, जो राजवंश यहाँ पर अधिकार कर लेगा, उसको क्या हो सकता है, कर, उपहार आदि की प्राप्ति हो सकती है, उसकी आर्थिक मजबूती होगी, सशक्तिकरण होगी, आर्थिक मजबूत होगा, सैन्य मजबूत होगा, और वो राज्य एक मजबूत आधार अपना निर्माण कर सकता है। यहाँ के जो कृषि उत्पाद थे वो दोनों राज्यों के आकर्षण का केंद्र था। तीसरा जो इसका कारण था कि यह जो राज्य है आज भी और उस समय भी प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण, और प्राकृतिक संसाधनों से क्या परिपूर्ण है, तो प्राकृतिक संसाधनों में इस क्षेत्र में आज भी क्या मिलता है,
लोहा मिलता है, कर्नाटक और गोवा के क्षेत्रों में लोहा मिलता है, यहाँ पर मैग्नीज मिलता है और फिर यहाँ पर लोहा, मैग्नीज, सोना जैसे प्राकृतिक संपदा से ये भरपूर राज्य है। तो ऐसे प्राकृतिक संपदा वाले राज्यों पर दोनों अधिकार करना चाहते थे। चूंकि लोहा युद्धास्त्र उपकरण बनाने में, कृषि उपकरण बनाने में यूज होता है, सोना बहुमूल्य धातु। तो इस तरीके से ये जो लोहा, मैग्नीज, सोने का क्षेत्र है तुंगभद्रा और कृष्णा के नदी के बीच का एरिया गोवा कर्नाटक में, वह इस राज्य के बीच संघर्ष का कारण था, क्योंकि दोनों इस पर अपना अधिकार करना चाहते थे। तो प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होने के कारण। तीसरा क्या था आर्थिक कारण, कि इस क्षेत्र में कई सारे बंदरगाह आते थे, ठीक ना। गोवा जैसा बंदरगाह, चौल जैसा बंदरगाह, डामोल जैसे बंदरगाह आते थे। कई सारे बंदरगाह इस क्षेत्र में, तटीय गोवा, चौल, डामोल, ये सभी बंदरगाह इस दोआब के क्षेत्र में आते थे। और इसी बंदरगाह से क्या होता था कि उस समय ईरान और इराक से उत्तम कोटि के घोड़े का आयात होता था, अश्व का आयात होता था। और मध्यकालीन युद्ध प्रणाली में जो था सो तुर्की धनुर्धर और जो तीव्र घुड़सवार होते थे, उनका व्यापक महत्व था। तो जाहिर सी बात है कि जिस राज्य का इस क्षेत्र पर अधिकार होगा, वो उस व्यापारिक बंदरगाह पर भी अधिकार करेगा। और व्यापारिक बंदरगाह पर अधिकार करेगा तो न केवल आंतरिक और बाहरी व्यापार से टैक्स प्राप्त करके अपने राज्य को समृद्ध बना सकता था, बल्कि विदेशों से आयातित जो उच्च नस्ल के घोड़े थे, जिनका मध्यकालीन युद्ध प्रणाली में काफी डिमांड था, उस पर वो कब्जा करते और अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर लेते। तो बंदरगाह और उसके व्यापार और उससे होने वाले घोड़े के आयात के कारण यह जो क्षेत्र था व्यापक महत्व का था। और फिर इसके पीछे जो सामरिक कारण था, सामरिक कारण यह था कि इस दोआब क्षेत्र में कई सामरिक महत्व के किले भी अवस्थित थे। कई सामरिक महत्व के क्या थे? किले अवस्थित थे। तो ऐसे किले पर अधिकार करने से क्या होता, चाहे वो विजयनगर करता और चाहे वो बहमनी करता, इनकी स्थिति काफी मजबूत हो जाती। तो कुल मिला के आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि इस संघर्ष के पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण सब था। और यही कारण है कि यह युद्ध पहली बार नहीं हुआ था, क्योंकि यह जो इसका भौगोलिक लोकेशन है, यह जो इस दोआब का आर्थिक महत्व है, उपजाऊ मृदा है, उत्पाद कृषि का है, प्राकृतिक संसाधन से भरा पूरा है, बंदरगाह, वहां से आयात निर्यात की कंडीशन, सामरिक किलों की उपस्थिति, इसी रीजन से क्या है कि हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में चालुक्य और पल्लवों के बीच संघर्ष होता है, चोल चालुक्य के बीच संघर्ष होता है, मध्यकाल में आकर यादव होयसल के बीच संघर्ष होता है और बहमनी विजयनगर अभी आकर लड़ते हैं। लेकिन इस युद्ध का कोई, ध्यान से रखें, काफी लंबा युद्ध भी चला, लेकिन इस युद्ध का जो अंतिम निष्कर्ष हुआ कि ये एक लंबे युद्ध लड़े गए और लंबे युद्ध में दोनों ही राज्य की आंतरिक स्थिति कमजोर हुई। और इस आंतरिक स्थिति के कमजोरी का सबसे अधिक लाभ उस समय भारत में पुर्तगाली आ चुके थे, पुर्तगालियों ने उठाया। क्योंकि बहमनी और विजयनगर यदि शक्तिशाली रहते, आपस में लड़ते नहीं, तो ये लोग पुर्तगाली को चुनौती दे सकते थे। लेकिन चूंकि आपस में लड़कर अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा का क्षय किया, इसलिए ये पुर्तगाली शक्ति को चुनौती नहीं दे पाए और पुर्तगाली अपना यहाँ पर व्यापार केंद्र, अपना स्थिति विस्तार करने में सफल हो गए। तो कुल मिला के इसका निष्कर्ष यही होगा कि इस युद्ध में दोनों ही राज्य आंतरिक रूप से कमजोर हुए। दोनों ही राज्यों के पतन का ये कारण भी बनता है। आगे चलकर इस युद्ध की अंतिम पड़ाव जो होती है, जो विजयनगर बहमनी संघर्ष के बीच का जो संघर्ष का लंबा दौर चलता है, उसका अंतिम परिणति 1565 में होने वाला तालीकोंटा का युद्ध होता है। और तालीकोंटा, जिसको राक्षस टांगरी या बन्नी हट्टी की युद्ध भी कहते हैं, उसमें विजयनगर साम्राज्य लगभग ध्वस्त कर दिया जाता है बहमनी साम्राज्य के द्वारा। और बहमनी भी काफी कमजोर हो जाता है। तो दोनों अपने आप को आंतरिक रूप से कमजोर कर लेते हैं और इसका सबसे अधिक लाभ उठाते हैं पुर्तगाली। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक महत्वपूर्ण मेंस का सेक्शन था, इसको ध्यान में रखेंगे। और मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल मैप के आधार पर मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, तो इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आपको लिए चलते हैं, बहमनी साम्राज्य का आपने लोकेशन देख लिया है, तो बहमनी साम्राज्य के जो शासक थे, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन शासक थे। और फिर जो कुछ प्रमुख शासक हैं उनके बारे में, बहमनी साम्राज्य के शासक।
तो बहमनी साम्राज्य के शासक को देख लेते हैं और फिर उन शासकों के बारे में हम लोग जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बहमनी साम्राज्य में सबसे जो हमें शासक क्रम दिखाई देता है वह है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, यानी कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यहाँ का एक बहमन शाह शासन है। और अलाउद्दीन हुसैन बहमन शाह जो है एक तरीके से पहला शासक हो जाएगा यहाँ का, इसने स्थापना की थी। बहमन शाह के बाद यहाँ का जो शासक बनता है वह है मुहम्मद शाह प्रथम। मुहम्मद शाह प्रथम यहाँ का शासक बनता है। मुहम्मद शाह प्रथम के बाद यहाँ पर अलाउद्दीन मुहम्मद शासक बनता है। अलाउद्दीन मुहम्मद शासक बनता है। अलाउद्दीन मुहम्मद के बाद यहाँ पर कुछ समय के लिए दाऊद शासक बनता है। दाऊद नामक शासक आते हैं। दाऊद नामक शासन के बाद यहाँ पर मुहम्मद द्वितीय का शासन काल आता है। मुहम्मद द्वितीय का शासन काल आता है। मोहम्मद द्वितीय के शासन काल के बाद यहाँ पर शमसुद्दीन प्रथम का शासन काल आता है। शमसुद्दीन का शासन काल आता है। शमसुद्दीन के शासन के बाद मोहम्मद द्वितीय और शमसुद्दीन के शासन के बीच में एक और शासक है जिसको हम लोग कहते हैं गयासुद्दीन। यहाँ पर एक और शासक हो जाएगा जिसको आप क्रोनोलॉजी में कर लेंगे गयासुद्दीन। तो एक यहाँ का शासक हो गया यानी मोहम्मद द्वितीय के बाद गयासुद्दीन, गयासुद्दीन के बाद शमसुद्दीन, और शमसुद्दीन के बाद जो शासक बनता हुआ है ताजुद्दीन फिरोज शाह बनता है। ताजुद्दीन फिरोज शाह, ताजुद्दीन फिरोज शाह, ये ताजुद्दीन फिरोज शाह यहाँ का शासक बनता है। ताजुद्दीन फिरोज शाह के बाद जो सल्तनत का शासक यहाँ पर बनता है तो किस तरीके से इनके शासकों का क्रम है पहले उसको देख लेते हैं, फिर जिसके बारे में प्रमुख होगा हम लोग उसको देखेंगे। ताजुद्दीन फिरोज के बाद जो है अहमद प्रथम शासक बनता है। ताजुद्दीन फिरोज के बाद अहमद प्रथम शासक बनता है। और अहमद प्रथम के शासक बनने के बाद अलाउद्दीन अहमद शाह शासक बनता है। अलाउद्दीन अहमद अलाउद्दीन अहमद शाह शासक बनता है। अलाउद्दीन अहमद शाह। अलाउद्दीन अहमद शाह के शासन काल के बाद यहाँ पर एक हुमायूं नाम का शासक आता है, हुमायूं शासक आता है। हुमायूं के बाद यहाँ पर कुछ समय के लिए निजाम शाह का शासन काल होता है। निजाम शाह का, निजाम शाह के शासन काल के बाद मोहम्मद शाह तृतीय का शासन काल आता है। मोहम्मद शाह तृतीय का शासन काल आता है। मोहम्मद शाह तृतीय का शासन काल आता है। और मोहम्मद शाह तृतीय के शासन काल के बाद यहाँ पर महमूद शाह का फिर एक शासन काल आता है। महमूद शाह का शासन काल आता है। महमूद शाह के शासन काल के बाद यहाँ पर खलीमुल्लाह का शासन काल आता है। खलीमुल्लाह का शासन काल आता है। ये जो खलीमुल्लाह है ये बहमनी का अंतिम शासक है। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक आता है। बहमनी साम्राज्य का अंतिम, इसमें एक जो मैंने नाम नहीं लिखा महमूद गावा का नाम आता है या महमूद गवान कहते हैं उसको। वो शासक कुछ शासकों के समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उस पर हम अलग से आपको चर्चा कर देंगे। अब इसमें क्या है कि जो जानने योग्य शासक है वो आप जान लीजिए जिसके बारे में आपको जानना है। कलीमुल्लाह के बारे में कुछ वैसी जानकारी मिलती नहीं है, केवल आपको ये याद रखना है कि बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। महमूद शाह के समय में भी कुछ खास जानकारी नहीं है। मोहम्मद शाह जो तृतीय है उसके बारे में भी कुछ खास जानकारी हमें नहीं मिलती है। मोहम्मद शाह तृतीय के बारे में जो कुछ खास जानकारी होगी आपको बता देंगे। फिर निजाम शाह के बारे में भी कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। फिर हुमायूं के बारे में भी कुछ खास जानकारी नहीं, जो कुछ एक दो जानकारी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन
अहमद शाह प्रथम के समय से या अलाउद्दीन अहमद शाह के समय से और मोहम्मद तृतीय के समय तक बहमनी साम्राज्य के प्रशासन में महमूद गवान या महमूद गवान कहते हैं, या इसको महमूद गावा भी कहा जाता है। महमूद गावा का प्रशासन में पूरी तरीके से रहता है। तो अलाउद्दीन गावा का किस तरीके से उत्कर्ष होता है, कैसे, उस पर हम एक अलग तरीके से भी आपको बता देंगे। तो इन सब के बारे में थोड़ी-थोड़ी जिक्र है। फिर अहमद शाह जो प्रथम है, इसके बारे में आप जानेंगे। इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें हमें जानकारी मिलती है। तो अहमद शाह के बारे में हम लोग जानेंगे। और अहमद शाह के बाद हम लोग इसमें जानने की जो चीजें हैं वो ताजुद्दीन फिरोज शाह के बारे में जानने की चीजें हैं, वो आपको मिलेगा। और फिर ये दाऊद है, मोहम्मद तृतीय है, गयासुद्दीन है और शमसुद्दीन है। इन सब शासकों के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं, छोटे-छोटे शासक हैं, कोई विशेष जानकारी इनके बारे में नहीं मिलती है। फिर आपको मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में जानकारी रखनी है और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो जानकारी के दृष्टिकोण से एक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, एक मोहम्मद शाह प्रथम, एक अहमद शाह प्रथम या अहमद प्रथम, और फिर महमूद गावान एक महत्वपूर्ण होगा, और फिरोज शाह के बारे में आपको जानकारी रखना है। बाकी शासक का क्रम हमने बता दिया है। कभी-कभी एग्जाम में शासकों के क्रम को अरेंज करने के लिए कहता है, आप उसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ शासकों के क्रम को, कि पहला शासक हो गया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, फिर मोहम्मद शाह प्रथम, फिर अलाउद्दीन मोहम्मद, फिर दाऊद बनता है, फिर मोहम्मद द्वितीय है, फिर उसके बाद गयासुद्दीन है, फिर शमसुद्दीन है, फिर ताजुद्दीन फिरोज शाह है, फिर अहमद प्रथम है, फिर अलाउद्दीन अहमद शाह है, फिर हुमायूं है, फिर निजाम शाह है, फिर मोहम्मद शाह तृतीय है, और फिर महमूद शाह है, और खलीमुल्लाह है, जो बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक के रूप में हमें दिखाई देता है। तो अब हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। जिन-जिन शासकों के बारे में आपको जानना है, हम वहाँ पर आपको लिए चलते हैं, और धीरे-धीरे ये एक सेक्शन अब बेसिकली क्या हो जाएगा, फैक्चुअल हो जाएगा, और पीटी आधारित ये सेक्शन हो जाएगा। महमूद गावा के बारे में अलग से आपको हम डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बहमानी सल्तनत के शासक के बारे में। तो जो सबसे पहला जानने योग्य शासक हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन अलाउद्दीन हसन बहमन शाह एक शासक हो जाएगा। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का जो शासन काल है बहमनी के इतिहास में, ये 1347 से लेके 1358 ईस्वी तक शासन करता है। और जाहिर सी बात है कि जो बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है, सभी को पता होगा और पिछले क्लासों में इसकी जिक्र भी हुई है, कि मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के समय में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और बहमनी साम्राज्य की जो संस्थापक है वो बेसिकली कौन है, एक जफर खान नाम का सरदार था। जफर खान नाम का सरदार था, और इसी जफर खान ने आगे चलकर अलाउद्दीन हसन बहमन बहमन शाह की टाइटल एज्यूम की थी। तो बहमनी सल्तनत की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी, 1347 में ही। जफर खां इसका संस्थापक था, जिसने अपने को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र घोषित कर लिया, और बाद में आगे चलकर इसी ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की टाइटल एज्यूम की। वही अलाउद्दीन हसन बहमन शाह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक हो जाएगा, सॉरी, बहमनी सल्तनत का प्रथम शासक हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में याद रखना है कि बहमन शाह ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। गुलबर्गा को राजधानी बनाया, तो गुलबर्गा को राजधानी अपनी बनाया, अर्थात बहमनी साम्राज्य की राजधानी बताया। इसने कुछ साम्राज्य विस्तार के भी प्रयास किए। इसने वारंगल के शासक जो थे, वारंगल के शासक से नजराना वसूल किया, या उसको कर देने के लिए, वार्षिक कर देने के लिए मजबूर किया। वारंगल के शासक को वार्षिक कर देने के लिए मजबूर किया, वार्षिक कर देने के लिए मजबूर करता है ये, यानी उसको पराजित करता है और उसको वार्षिक कर देने के लिए मजबूर करता है। साथ ही अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लेने का आदेश दिया। जजिया कर नहीं लेने का आदेश दिया इसने, जजिया कर
नहीं लेने का आदेश दिया, यानी कि एक तरीके से धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर चलता है। और फिर चौथा इसने क्या किया, अपने अनुयायियों को जागीर और पदों का आवंटन किया, अपने अनुयायियों को जागीर और पदों का आवंटन किया। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे। गुलबर्गा को राजधानी बनाता है। वारंगल के शासक कापाय नायक था, वहां का शायक नायक होते थे। तो वारंगल के कापाय नायक से वार्षिक कर देने के लिए उसको मजबूर किया पराजित करके। हिंदुओं से जजिया नहीं लेने का आदेश दिया और अपने अनुयायियों को जागीर और पदों का आवंटन किया। दूसरा जो बहमनी सल्तनत का शासक हो जाएगा वो था मोहम्मद शाह प्रथम। क्रोनोलॉजी तो आपने देख ही लिया है, लेकिन दूसरा जो शासक हो जाएगा बहमनी सल्तनत का वो है मोहम्मद शाह प्रथम। और मोहम्मद शाह प्रथम का जो शासन काल है 1358 से लेके 1375 तक का शासन काल है। तो मोहम्मद शाह प्रथम जो है यह बहमन यानी अलाउद्दीन बहमन शाह का पुत्र था। बहमन शाह का ये पुत्र था। और इसी के समय में मोहम्मद शाह प्रथम के समय में ही इसी के समय में बारूद का प्रथम बार प्रयोग हुआ था। बारूद का प्रथम बार प्रयोग हुआ था। बारूद का प्रथम बार प्रयोग हुआ था। दक्षिण भारत के युद्धों में बारूद का प्रथम बार प्रयोग हुआ था। इसका मोहम्मद शाह का जो है विजयनगर शासक के साथ भी संघर्ष होता है। विजयनगर के साथ संघर्ष होता है, बिल्कुल स्पष्ट पॉइंट में याद रखेंगे। विजयनगर शासक के साथ संघर्ष होता है। और चौथा पॉइंट जिसके समय में आपको याद रखना है कि इसने तेलंगाना के एक छोटे से शासक को पराजित किया। तेलंगाना के शासक को पराजित करता है और तेलंगाना के शासक को पराजित कर उससे भी कर उपहार आदि की प्राप्ति कर लेता है। तो इस तरीके से इसके बारे में भी 4 पॉइंट, जैसे अलाउद्दीन बहमन शाह के बारे में 4 पॉइंट, वैसे ही मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में 4 पॉइंट। बहमन शाह का पुत्र है, बारूद का पहली बार प्रयोग, ये मोस्ट बीपीआई है, इसको याद रखना है। विजयनगर के साथ संघर्ष होता है और तेलंगाना के शासक को पराजित करके उससे कर उपहार आदि प्राप्त करता है। इसके बाद विजयनगर बहमनी साम्राज्य में क्या है कि इन दोनों शासकों के बाद बहमनी साम्राज्य में कुछ कमजोर शासक, छोटे छोटे शासक आते हैं। और कौन कौन शासक आते हैं, जैसे इस पर तो आपने देख ही रखा है, लेकिन फिर से आप इसको देख लीजिए। उसके बाद जो शासक बनता है यानी कि मोहम्मद शाह प्रथम के बाद जो शासक बनता है अलाउद्दीन मोहम्मद बनता है। अलाउद्दीन मोहम्मद। तो अलाउद्दीन मोहम्मद के समय में हमें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। और अलाउद्दीन मोहम्मद का जो शासन काल है लगभग 1375 से लेके 1378 तक का जो शासन काल है ये इसका शासन काल है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि यदि वर्ष आगे पीछे हुआ होगा 1375 ही है, इसको याद रखेंगे। तो 1375 से लेकर 1378 तक का क्या है इसका शासन काल है, ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो शासक बनता है उसका नाम मैंने पहले भी बताया है कि दाऊद, और ये कुछ ही समय के लिए शासक होता है। और दाऊद का शासन काल 1378 में ही कुछ समय के लिए हमें दिखाई देता है। फिर मोहम्मद द्वितीय का जो शासन काल है, जो पहले बताया मोहम्मद द्वितीय का शासन काल, इसके शासन काल है 1378 से लेके 1379, यानी कि 1 वर्ष का शासन काल है। फिर इसी के बीच में कुछ समय के लिए गयासुद्दीन का शासन काल आता है। गयासुद्दीन का शासन काल कालक्रम में एक ही कुछ ही समय के लिए है। गयासुद्दीन के बाद यहाँ पर शमसुद्दीन का शासन काल आता है, शमसुद्दीन। और शमसुद्दीन के शासन काल के बाद यहाँ पर फिर से ताजुद्दीन फिरोज शाह का शासन काल आता है। ताजुद्दीन फिरोज शाह। तो ताजुद्दीन फिरोज शाह का जो शासन काल है यह बेसिकली 1397 से लेके 1422 ईस्वी तक है, यानी कुछ लंबे समय तक। यानी कि आप देख रहे हैं 1375 से लेके और 1397, यानी कि लगभग 22 वर्ष भी इस बीच का ड्यूरेशन है। इस 22 वर्ष में आप देख रहे हैं कि 1 शासक है, 2 शासक है, 3 शासक है, 4 शासक है, 5 शासक है।
बहुत ही अल्पकाल के लिए ये शासक है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर भी आगे आपको बताएंगे बहमनी साम्राज्य के पतन में, बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत भी यहाँ पे अमीरों का गुट था और उस अमीरों के गुट में संघर्ष होते रहता था। और वो जो अमीरों का गुट था, जो अमीरों के गुट में संघर्ष होते रहते थे, वह एक आंतरिक कलह बहमनी साम्राज्य को पतन की ओर भी ले जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। जो ताजुद्दीन फिरोज शाह का शासन काल है, इसके शासन काल की जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है कि इसने खैरला जो गोंडवाना का क्षेत्र था, खैरला के शासक को पराजित करता है। खैरला के शासक को पराजित करता है, पहला याद रखेंगे। खैरला के शासक को पराजित करता है और इससे पराजित करने के बाद इससे बरार प्रांत, जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में बरार प्रांत ले लेता है, इससे बरार प्रांत ले लिया। तो पहला पॉइंट ये याद रखेंगे कि बरार प्रांत ले लिया। फिर यह इसके साथ खैरला के नायक के साथ इसका वैवाहिक संबंध भी होता है ताजुद्दीन फिरोज शाह का। इसने विजयनगर शासक देवराय प्रथम को भी पराजित किया। विजयनगर के शासक देवराय प्रथम को पराजित करता है। शासक देवराय प्रथम को पराजित करता है और देवराय प्रथम को पराजित करने के बाद उसे संधि करने के लिए मजबूर करता है। संधि करने के लिए मजबूर करता है। और मैंने पहले भी दिखाया था कि जो संघर्ष है, काफी लंबा संघर्ष चलता है इन लोगों के बीच। फिर इसके समय में क्या होता है, ताजुद्दीन फिरोज के समय में हिंदुओं को प्रशासन में, खासकर दक्कनी ब्राह्मणों को, हिंदुओं को प्रशासन में स्थान दिया जाता है। हिंदुओं को प्रशासन में महत्वपूर्ण पद देता है। देखिए यहाँ से एक और तर्क आपके लिए मिल गया कि मैंने कहा था ना कि ब्राह्मणी विजयनगर के बीच का जो संघर्ष है उसको कुछ इतिहासकार इसे धार्मिक संघर्ष के रूप में भी देखते हैं, यानी कि हिंदू और मुस्लिम साम्राज्य के बीच का संघर्ष। लेकिन आपको नहीं देखना है, उसका एक तर्क यहाँ से भी निकलता है कि यदि यह युद्ध हिंदू और मुस्लिम शासक वर्ग के बीच का संघर्ष होता तो फिर बहमनी के शासक अपने राज्य में हिंदुओं को उच्च पद पर कभी भी आसीन नहीं करते। ये बहुत ही मजबूत तर्क आपके सामने निकल कर आ गया है उस तर्क को काटने के लिए। और बेसिकली इसने जो ये किया था कि दक्कन के जो अमीर थे उन पर नियंत्रण रखने के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में दक्कन के जो अमीर वर्ग थे, जो आपसी संघर्ष और कलह कर रहे थे, उस अमीर वर्ग पर नियंत्रण रखने के लिए उसने इस तरह की नीति अपनाई थी। फिर जो ताजुद्दीन फिरोज शाह था, यह ताजुद्दीन फिरोज शाह एक उच्च कोटि का उच्च कोटि का सुलेखकार था। उच्च कोटि का सुलेखकार, सुलेखकार का अर्थ होता है इनकी लिखावट बहुत अच्छी होती थी, टाइपिंग जैसे करते हैं ना, तो इनकी लिखावट बहुत अच्छी होती थी। यह एक प्रकार के उच्च कोटि के सुलेखकार भी थे। ना केवल ताजुद्दीन फिरोज शाह उच्च कोटि का सुलेखकार था, जिसको आपको ध्यान में रखना है, ना केवल उच्च कोटि का सुलेखकार था बल्कि यह कई भाषाओं का जानकार भी था। इनको तेलुगु भाषा की जानकारी थी, तेलुगु पर पकड़ था। तेलुगु के साथ साथ इसको मराठी पर पकड़ था। मराठी के साथ साथ ये मलयालम भाषा के भी जानकार थे। तो कई भाषाओं के जानकार थे। और ताजुद्दीन फिरोज शाह ने एक वेधशाला का निर्माण कराया था। वेधशाला, खगोल शास्त्र में भी इसकी रुचि थी, ये ध्यान रखेंगे। वेधशाला का निर्माण कराया था। तो यहाँ से एक चीज और मैं आपको लिंक कर देता हूँ। हम लोग केवल एक ही शासक के बारे में जनरली याद रखते हैं। गुजरात राजस्थान के शासक सवाई जय सिंह ने वेधशाला का, खगोल शास्त्र का, खगोल का निर्माण किया था, जो वेधशाला। लेकिन यहाँ पर भी हमें ताजुद्दीन फिरोज शाह के द्वारा वेधशाला का निर्माण करता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात इसका अर्थ है कि खगोल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में इसकी अभिरुचि थी, ये याद रखेंगे। और फिर ताजुद्दीन फिरोज शाह ने भीमा नदी के किनारे, भीमा नदी के किनारे इसने एक शहर की स्थापना की। भीमा नदी के किनारे एक शहर की स्थापना की जिसको हम लोग कहते हैं फिरोजाबाद। भीमा नदी के किनारे एक शहर की स्थापना की जिसको फिरोजाबाद कहते हैं।
और वहां पर एक सुंदर इमारतों का भी इसने निर्माण कराया। तो इसके शासन काल से पीटी के ऊपर प्रश्न आ सकता है, ताजुद्दीन फिरोज शाह के शासन काल से। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। खैरला के नरसिंह नायक को पराजित करता है और उसे बरार प्रांत ले लेता है। विजयनगर के शासक देवराय प्रथम को पराजित करता है, उसको संधि करने के लिए मजबूर करता है। अपने प्रशासन में हिंदुओं को उच्च पद प्रदान करता है। बेसिकली जो नवागंतुक और पुराने अमीर वर्ग थे, उनके बीच के संघर्ष को कंट्रोल करने के लिए फिर खुद उच्च कोटि का सुलेखकार विद्वानों का आश्रय जाता था। कई भाषाओं का जानकार था, तेलुगु जानता था, मराठी जानता था, मलयालम जानते थे। एक वेधशाला का भी निर्माण करा, अर्थात खगोल शास्त्र में इसकी अच्छी अभिरुचि थी। और फिर भीमा नदी के किनारे इसने फिरोजाबाद शहर का बसाया था, ये याद रखेंगे। ताजुद्दीन फिरोज शाह के बाद जो शासक बनता है वह कौन सा है, जो प्रथम महत्वपूर्ण शासक के क्रम में आपको जानने की जरूरत है, तो वह है अहमद प्रथम। अहमद प्रथम। अहमद प्रथम शासक बनता है और अहमद प्रथम का जो शासन काल है वह 1422 से लेके 46 के बीच का समय है। तो अहमद प्रथम जो था इसके बारे में याद रखेंगे, ये ताजुद्दीन फिरोज शाह जो इससे पहले का शासक था, तो यह फिरोज शाह का भाई था। जो शासक बना था फिरोज शाह का भाई था। और अहमद प्रथम ने, या अहमद शाह प्रथम भी कहेंगे इसको, अहमद प्रथम ने बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर दिया बीदर। गुलबर्गा से बीदर को इसने इस साम्राज्य की राजधानी को ट्रांसफर कर दिया, बीदर को राजधानी ट्रांसफर कर दिया। और ये जो अहमद प्रथम था या अहमद शाह प्रथम करेंगे, इसका जो है सो एक तरीके से, और बीदर का जो नाम है ना मुहम्मदाबाद रखा था इसने, बीदर का नाम मुहम्मदाबाद रख दिया था, बीदर का नाम मुहम्मदाबाद रख दिया। अहमद शाह का जो संबंध था प्रसिद्ध सूफी संत गैसू दराज के साथ इसका संबंध था। गैसू दराज से घनिष्ठ संबंध था, गैसू दराज से घनिष्ठ संबंध था, यानी अच्छे संबंध थे, यहाँ पर ये समझने की जरूरत है। और व्यक्तिगत रूप से भी क्या था, एक तो सूफी संत थे गैसू दराज, उसके संपर्क में थे। सूफी क्या होते हैं, बेसिकली उदार विचारधारा वाले लोग होते हैं। उदार विचार धारा वाले लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं, सूफी होते हैं। बल्कि सूफी संत की कई विशेषताएं जब आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। और खुद भी क्या था कि उदार विचारधारा का था, खुद भी उदार विचारधारा का शासक था। तो चूंकि उदार विचारधारा के संत के संपर्क में थे, खुद भी उदार विचारधारा का शासक था, इसलिए अहमद प्रथम को इसको वली या संत कहा जाता है, वली या संत के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। अहमद प्रथम के बाद जो शासक बनता है वह है अलाउद्दीन अहमद शाह। और अलाउद्दीन अहमद शाह जो शासक बनता है, शासन बनता है, उसके समय में क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, एक पीछे पेज को भी इरेज कर लेते हैं ताकि स्पेस बन जाएगा, तो कुछ कंटिन्यूटी में चीजें आपके लिए सामने आ जाएगी। तो अब अगला शासक जो विजयनगर में आता है वह है अलाउद्दीन अहमद शाह। बहमनी में अलाउद्दीन अहमद शाह। तो बहमनी का अगला शासक कौन है, अलाउद्दीन अहमद शाह है। और अलाउद्दीन अहमद शाह का जो शासन काल है बेसिकली एक तरीके से 1446 से, कहीं कहीं एक दो वर्ष आगे पीछे हो जाए तो उतना ध्यान नहीं रखना है, 1446 से लेके 58 के बीच का जो है इसका शासन काल है। तो अलाउद्दीन अहमद शाह जो था ना, यह अहमद प्रथम का पुत्र था। सबसे पहले तो यही याद रखेंगे, अहमद प्रथम का पुत्र था, अहमद प्रथम का पुत्र था। इसने कोंकण के हिंदू, कोंकण तट हो जाएगा जो महाराष्ट्र और गोवा का तटीय क्षेत्र हो जाएगा, ये कोंकण तट कहलाता है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कोंकण तट हो जाएगा। इसने कोंकण के तट को हिंदू राज्य से जीता था, यानी कि इसके समय का एक प्रमुख घटनाक्रम कि कोंकण तट की विजय होती है। और कोंकण तट की जो ये विजय होती है, बेसिकली यहाँ पर एक छोटा सा हिंदू राज्य था, उसको इसने पराजित करके यह कोंकण तट जीता था।
और इस विजय के बाद जो था सो खानदेश, जो मैंने आपको बताया था, खानदेश पर आक्रमण करने का मार्ग इसने ढूंढ निकाला था। खानदेश पर आक्रमण करने का मार्ग निकाला, लेकिन खानदेश पर आक्रमण करता है और उसके बाद क्या होता है कि उसके आक्रमण को, जो खानदेश की शक्ति है उसको भी कमजोर कर देता है। और इसी के समय में क्या होता है, और कोंकण के तट की विजय होती है, तो जाहिर सी बात है कि यह कोंकण का तट भी जो था आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। आर्थिक दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण था, तो इस तटीय क्षेत्र में कृषि उत्पाद तो होता ही था, साथ ही इस तट पर भी कई सारे बंदरगाह थे जिनसे ईरान और इराक को व्यापार होता था उस समय। आर्थिक दृष्टिकोण से कोंकण की विजय जो है यह अलाउद्दीन की एक महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसी के समय में इसके राज्य में महमूद गावा को राज्य की सीमा में लिया गया था। गावा महमूद गवां को, या इसको हम लोग गवान भी कहते हैं, महमूद गवां या महमूद गवान को राज्य की सेवा में लिया गया था। अब यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, इसका उत्कर्ष होगा महमूद गवान का। और अपने उत्कर्ष के क्रम में लगभग 20-22 सालों तक महमूद गवान का विजयनगर पर, सॉरी, बहमनी पर प्रभाव रहता है। और बहमनी इसके नेतृत्व में, हम लोग देखेंगे महमूद गवान के नेतृत्व में अपने विस्तार के चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। ये ध्यान में रखेंगे। किस तरीके से अपने विस्तार के चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है तो उस पर चर्चा करेंगे। महमूद गवान का एक अलग से सेक्शन ले लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है। अलाउद्दीन अहमद शाह के शासन काल के बाद यहाँ पर कुछ समय के लिए जो शासन होता है वह होता है हुमायूं का शासन काल होता है। एक छोटा सा शासक यहाँ पर हुमायूं आता है और इसका जो शासन काल है वो 1458 से लेके 1461 तक का जो है वो शासन काल है। यह काफी क्रूर शासक था। हुमायूं जो था ये काफी क्रूर शासक था और क्रूर शासक होने के कारण इसको जालिम कहकर पुकारा जाता था। क्रूर शासक होने के कारण इसको क्या कहा जाता था, जालिम कहकर पुकारा जाता था। और इसको दक्कन का नीरो भी कहा जाता है। दक्कन का नीरो कहा जाता है। दक्कन का नीरो, ये नीरो जो है ना, रोम का शासक, कहावत में भी सुनते होंगे आप लोग, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। यानी कि जब रोम के साम्राज्य का विघटन हो रहा था उस समय वहां पर नीरो शासक, उसने उस साम्राज्य के विघटन के लिए कुछ खास उपाय कर नहीं पाया, इसलिए बहमनी की जो इस तरीके की स्थिति हो रही थी उसको रोकने के लिए कुछ कर नहीं पाया और कमजोर शासक था, तो इसको दक्कन का नीरो कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट पीटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। एक क्रूर शासक होने के कारण इसको जालिम शासक कहा जाता था, जालिम नाम से पुकारा गया, और दक्कन का नीरो भी कहा जाता है। ये जो हुमायूं था इसने एक प्रशासनिक परिषद का निर्माण किया था। प्रशासन चलाने के लिए इसने एक प्रशासनिक परिषद का निर्माण किया था, क्योंकि अपने तो योग्य था नहीं, तो प्रशासनिक परिषद का निर्माण कराया था। और उस प्रशासनिक परिषद में जो उसके प्रमुख थे, इसमें राजमाता शामिल थी, राजमाता। और दूसरा इसमें प्रमुख व्यक्ति के रूप में महमूद गवां शामिल था, क्योंकि सुल्तान इसके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित था। अन्य लोग भी थे, 4 लोगों की प्रसिद्ध परिषद थी जो शासन की देखभाल करता था बहमनी के शासन में। तो राजमाता भी थी और महमूद गवां भी इनके समय में इसमें शामिल थे। हुमायूं के बाद जो है कुछ समय के लिए शासन होता है यहाँ पर निजाम शाह का। हुमायूं के शासन काल के बाद यहाँ पर कुछ समय के लिए शासन होता है निजाम शाह का। और निजाम शाह अल्प वयस्क था, इसकी उम्र काफी कम थी, अल्प वयस्क शासक था। जब यह शासक बना था तो केवल 8 वर्ष इसकी आयु थी। शासक बनते के समय केवल 8 वर्ष इसकी आयु थी। जाहिर सी बात है कि जब केवल 8 वर्ष की आयु थी तो राज्य चलाने के योग्य तो था नहीं, तो राज्य की बागडोर जो इसके समय में भी थी राजमाता के हाथों में थी। दूसरा महमूद गवान के हाथों में था, या महमूद गवां के हाथों में था। और एक ख्वाजा जहां तुर्क था जिसकी सहायता से ये राज्य चलता था। ख्वाजा जहां तुर्क की सहायता से राज्य चलता था। तो 3 व्यक्ति यहाँ भी आप देख रहे हैं कि प्रशासन चलाने के लिए हुमायूं के समय में भी एक प्रशासनिक परिषद है और हुमायूं के बाद
निजाम शाह जो है अल्पवयस्क है, हुमायूं का ही 8 वर्षीय पुत्र था, तो 8 वर्षीय पुत्र शासन चलाने के योग्य था नहीं, तो राजमाता का प्रशासन पर नियंत्रण और राजमाता महमूद गवाह की सेवा को लेकर और ख्वाजा जहां तुर्क की सेवा को लेकर शासन को आगे बढ़ाती हैं। फिर इसके बाद निजाम शाह के बाद जो शासक बनता है वो है मोहम्मद शाह तृतीय। मोहम्मद शाह तृतीय शासक यहाँ पर बनता है, और मोहम्मद शाह तृतीय जो था यह भी हुमायूं का ही पुत्र था, हुमायूं का पुत्र था। और इसके समय में क्या होता है कि महमूद गवाह को वजीर बनाया जाता है। महमूद गवाह वजीर बनता है, सारे प्रशासन की बागडोर इसके हाथ में आ जाती है, और महमूद गवाह को ख्वाजा जहां की उपाधि दी जाती है। महमूद गवाह को ख्वाजा जहां की उपाधि दी जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं कि निजाम शाह के समय में एक और ख्वाजा जहां तुर्क है, इसकी षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति के कारण क्या होता है कि ख्वाजा जहां को राजमाता द्वारा हत्या करा दी जाती है, राजमाता द्वारा हत्या करा दी जाती है। तो ये ख्वाजा जहां जिसकी हत्या कराई जाती है वो तुर्क है, लेकिन महमूद गावा को इसके समय में वजीर का पद बख्शा गया और फिर ख्वाजा जहां की टाइटल से इसे नवाजा गया, ये ध्यान में रखेंगे। और फिर महमूद शाह तृतीय के बाद जो यहाँ का शासक बनता है वो कुछ समय के लिए तो छोटे छोटे शासक आते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि महा फिर एक महमूद शाह का शासन काल, महमूद शाह का शासन काल आता है, और ये महमूद शाह का जो शासन काल है लगभग 1482 से लेके 1498 तक का, 1482 से इसका शासन काल शुरू होता है। तो इसका ये जो था ना महमूद गवाह का पुत्र था, क्योंकि यहाँ पर महमूद गवाह का अंत हो जाता है, किस तरीके से वो आगे बताएंगे। महमूद गवाह का पुत्र था, महमूद शाह महमूद गवाह का पुत्र था, और अल्पवयस्क होने के कारण निजामुल मुल्क के हाथों में सत्ता थी। यहाँ पर निजाम के हाथ में यह भी क्या था, अल्प वयस्क शासक था, गवाह का पुत्र था, अल्पवयस्क था। तो अल्पवयस्क होने के कारण इसके समय में निजाम उल मुल्क के हाथों में सत्ता थी। ये निजाम उल मुल्क वह नहीं है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जिसने दक्कन के हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, वो काफी लेट है, उत्तरवर्ती मुगल में है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि 15वीं शताब्दी में है। ये दूसरा निजाम उल मुल्क होगा जिसके हाथों में इस समय की सत्ता थी। और लास्ट शासक जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था, खली मुल्लाह था, बहमनी साम्राज्य का लास्ट शासक जो है वो कलीमुल्लाह था। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि महमूद गवाह जो है सो कहाँ पर शासन काल में आया था, आपने देखा था कि किस तरीके से धीरे धीरे उसको पद बख्शी गई और किस तरीके से वो उच्च पद को प्राप्त करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। तो महमूद गवाह के बारे में जानना जरूरी है कि ये कौन था और किस तरीके से इसने काम किया। गवाह या इसको गवान भी कहते हैं। तो महमूद गवान जो था ना, मूलतः क्या था, यह मूलतः पर्शिया अर्थात ईरान का रहने वाला था। मूलतः पर्शिया का रहने वाला था, पर्शिया का यानी कि ईरान का रहने वाला था। और यह व्यापार करने के क्रम में भारत आया था। व्यापार करने के क्रम में भारत आया था, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि यह यहीं पर रह गया था। महमूद गवाह जो है ना, लगभग 20 वर्षों तक इसका बहमनी साम्राज्य पर 20 वर्षों तक प्रभाव रहता है। 20 वर्षों तक प्रभाव, और प्रभाव का कि सारा कर्ता धर्ता आप कह सकते हैं। तो इस 20 वर्षों में महमूद गवाह ने साम्राज्य विस्तार की भी नीति अपनाई, साम्राज्य का विस्तार भी किया, साम्राज्य विस्तार किया। दूसरा, इसने महमूद गवाह ने प्रशासनिक सुधार भी किए बहमनी में। इसके कार्यों को दूसरा देखेंगे प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत। और तीसरा, महमूद गवाह ने सांस्कृतिक कार्य भी किए,
सांस्कृतिक कार्य भी किए। तो ये 3 तरीके से इसके कार्यों को आपको देखना है और बड़े पैमाने पर देखेंगे तो वो प्रशासन में ही आ जाएगा। तो महमूद गवाह ने जो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी, तो सबसे पहले इसने क्या किया कि जो छोटे-छोटे राजा है तो उसके शासन काल में कोंकण स्वतंत्र हो चुका था, तो कोंकण के शासक को पराजित करता है। कोंकण के शासक को पराजित करता है। पहला कोंकण के शासक को पराजित किया और वहां का क्षेत्र मिला लेता है। उत्तर की ओर ये काफी विस्तार करता है, ठीक ना। फिर ये क्या कहता है कि संगमेश्वर, और इससे संगमेश्वर का जो कोंकण का राजा उसे संगमेश्वर का किला लेता है। तो इसका विजयनगर के साथ भी संघर्ष होता है। इसके समय में विजयनगर के साथ संघर्ष होता है। विजयनगर के साथ भी क्या होता है, संघर्ष होता है। और महमूद गवाह के द्वारा जो ये पूर्वी समुद्र तट का एरिया है इसके तरफ भी विस्तार की नीति अपनाई जाती है। तीसरा, पूर्वी समुद्री तट के तरफ, पूर्वी समुद्री तट के तरफ विस्तार की नीति अपनाई जाती है, के तरफ विस्तार की नीति अपनाई जाती है। तो साम्राज्य विस्तार भी करता है और कुल मिला के आपको यही ध्यान में रखना है कि महमूद गवान के नेतृत्व में बहमनी एक बड़े साम्राज्य के रूप में, मजबूत साम्राज्य के रूप में सामने आ जाता है। प्रशासनिक क्षेत्र में ये क्या करता है, तो सबसे पहले क्या करता है कि बहमनी साम्राज्य को यह प्रांत में विभाजित करता है। उस समय प्रांत को तरफ कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था, तरफ। और तरफ का जो प्रशासन चलाता था उसको तरफदार कहा जाता था। तो पहला इसने क्या किया कि बहमनी साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया। प्रांत को क्या कहा जाता था, तरफ कहा जाता था। और तरफ का जो शासन चलाता था वो क्या कहलाता था इसके समय में, तरफदार कहलाता था। ये ध्यान में रखेंगे। इसके समय में क्या है कि पहले जो प्रांत अर्थात पहले तरफ की जो संख्या थी, पहले तरफ की संख्या 4 थी। महमूद गवान ने तरफ की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया, तो 8 कर दिया। यानी महमूद गवान के समय में बहमनी 8 तरफ अर्थात प्रांतों में विभाजित था। ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा इसने क्या किया था प्रशासनिक सुधार के तहत कि जो अमीर वर्ग थे, अमीर वर्ग जो प्रशासन में इसकी सहायता करते थे, अमीर वर्ग के वेतन और वेतन और कर्तव्य भी निर्धारित किए। अमीर वर्ग के वेतन और कर्तव्य निर्धारित किया कि आपको वेतन कितना मिलेगा और क्या काम करना है आपको वो। तो अमीर वर्ग को जो यह वेतन मिलता था महमूद गवाह के नेतृत्व में, यह जागीर के रूप में भी दिया जाता था यानी भूमि अनुदान के रूप में, और कभी-कभी नकद के रूप में भी उसे दिया जाता था। तो ये ध्यान में रखेंगे। फिर ये जो जागीर दिया जाता था अमीर को, तो उनको उसके बदले में एक सेना की टुकड़ी रखनी होती थी। एक सेना की टुकड़ी सुल्तान के लिए रखनी होती थी। एक तरीके से आप कह सकते हैं जैसे सल्तनत काल में इक्का व्यवस्था होगी, उसी तरीके से एक सेना की टुकड़ी जो है इनको रखनी होती थी। ये ध्यान में रखेंगे। फिर इसने क्या किया कि अपने शासन काल में न केवल अमीर वर्ग बल्कि अमीर वर्ग पर नियंत्रण रखने का भी प्रयास किया। अमीर वर्ग पर नियंत्रण, चूंकि दरबारी षड्यंत्र हो रहे थे, पुराने अमीरों और नए अमीरों में क्या था, संघर्ष चल रहा था। तो अपने प्रभाव शासन बनाए रखने के लिए तो इसने अमीर वर्गों के ऊपर भी नियंत्रण करने का प्रयास किया था। ये ध्यान में रखें। फिर इसने क्या किया कि न केवल अमीर वर्ग और प्रांतों के प्रशासन पर ध्यान दिया, बल्कि साम्राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान दिया और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया महमूद गवान ने। तो आर्थिक स्थिति पर क्या किया, सबसे पहले इसने क्या किया, भूमि माप के आधार पर लगान निर्धारण किया। भूमि माप के आधार पर लगान का निर्धारण किया। आधार पर लगान निर्धारण किया। लगान का यानी भू राजस्व का निर्धारण किया। भूमि माप के आधार पर लगान का निर्धारण किया।
और ये जो लगान होता था ये नकद और गल्ला दोनों में लेता था। नकद और गल्ला का अर्थ है अनाज के रूप में, नकद या गल्ला अर्थात अनाज दोनों में ही ये लेता था। तो ये इसने आर्थिक सुधार के भी प्रयास किए थे और साथ ही आर्थिक सुधार के अंतर्गत इसने क्या किया था कि प्रत्येक प्रांत में जो 8 इसके तरफ थे जो प्रांत थे, तो प्रत्येक प्रांत में कुछ खालसा भूमि निर्धारित कर दिया था। प्रत्येक प्रांत में इसने क्या किया था, कुछ खालसा भूमि निर्धारित कर दिया था, तो जो पहले नहीं था। और खालसा भूमि की जो आय होती थी वो सीधे कहाँ जाता था, राजकोष में जाता था। प्रत्येक तरफ में इसने कुछ खालसा भूमि का निर्धारण किया और उस खालसा भूमि की समस्त आय जो थी वो राजकोष में पहुंच जाती थी। तो इस तरीके से इसने क्या किया, आप देख रहे हैं कि साम्राज्य विस्तार का भी प्रयास करता है महमूद गवान, प्रशासनिक सुधार का भी कार्य करता है, जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रांतों का विभाजन करता है, अमीर वर्ग के ऊपर कैसे नियंत्रण रखता है, साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कैसे सुधारने का प्रयास करता है। और फिर इसके समय में सांस्कृतिक कार्य भी होते हैं और ये सांस्कृतिक कार्य क्या करता है, तो बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी बीदर थी, बीदर में इसने एक मदरसा या विद्यालय का निर्माण कराया, मदरसा या विद्यालय का निर्माण कराया। और ये जो मदरसा और विद्यालय होता था ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उस समय का आवासीय विद्यालय टाइप का था। ये 3 मंजिला एक तरीके से मदरसा मदरसा था, विद्यालय था, अध्ययन का केंद्र था, जिसमें हजारों छात्र एक बार में अध्ययन कर सकते थे। और इसमें अध्यापन करने के लिए इसने ईरान और तुर्की से भी शिक्षकों को आमंत्रित किया था। और बीदर में इसके समय में कई सारे मस्जिदों का भी निर्माण किया गया। तो बीदर को इसने स्थापत्य का केंद्र बनाया और शिक्षा का केंद्र बनाने का भी प्रयास किया था। तो एक तरीके से महमूद गवाह के कार्यों को आप इन्हीं सेक्शन के अंतर्गत देखेंगे। और कुल मिला के जैसे मैंने एक ही पॉइंट कहा था कि महमूद गवान के समय क्या होता है कि बहमनी साम्राज्य हर एक तरफ से साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से, प्रशासनिक सुधार के दृष्टिकोण से, आर्थिक मजबूती के दृष्टिकोण से और सांस्कृतिक उपलब्धियों के दृष्टिकोण से अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर लेता है। और महमूद गवान की मृत्यु जब होती है, चूंकि उसकी हत्या करा दी जाती है सुल्तान के द्वारा, तो महमूद गवान की हत्या के बाद क्या होता है कि बहमनी साम्राज्य का तेजी से विघटन होने लगता है। और बहमनी साम्राज्य का जो तेजी से विघटन होता है वो किस तरीके से होता है, तो वो हम आपको बताते हैं। और यहाँ से कुछ आगे की भी आपको जानकारी मिलेगी, तो इसलिए आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। बहमनी साम्राज्य का विघटन। बहमनी साम्राज्य का विघटन, तो बहमनी साम्राज्य में भी क्या था, इसके विघटन का मूल रूप से दो कारण था। और मूल रूप से दो कारण क्या था, तो सबसे पहला कारण क्या था कि बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत भी क्या था कि अमीर वर्ग जो होते थे, यानी प्रशासन में सुल्तान का सहयोग करने वाला जो वर्ग था, अमीर वर्ग दो गुटों में विभाजित था। यानी यहाँ पर भी गुटबंदी थी, दो गुटों में विभाजित था। और यहाँ पर जो दो गुटों में विभाजित थे अमीर वर्ग, तो उस दो गुट में था जिसको एक को हम लोग कहते हैं, तो पुराने अमीर वर्ग थे, पुराने अमीर वर्ग। और इस पुराने अमीर वर्ग में कुछ दक्कनी अमीर वर्ग भी शामिल थे। पुराने अमीर वर्ग और दक्कनी दक्कनी अमीर वर्ग शामिल थे। तो इसको पुराने अमीर वर्ग को, और दूसरा था एक नवागंतुक वर्ग था, नवागंतुक वर्ग, नवागंतुक अमीर वर्ग। तो नवागंतुक अमीर वर्ग वह था जो बाद में आया था, जिसमें ईरान ईरान का, इराक का और जो मध्य एशिया से आए हुए थे वो इसमें शामिल थे। तो जाहिर सी बात है कि ये पुराने तुर्क अमीर वर्ग थे और कुछ उसमें दक्कनी जो मुसलमान थे वो भी अमीर वर्ग में शामिल थे, जिसके पुरातन अमीर वर्ग कहा जाता था।
पुरातन कहेंगे इसको, पुरातन अमीर वर्ग थे और ये नवागंतुक थे। इन दोनों में क्या था, दोनों अमीर वर्ग में सत्ता के लिए संघर्ष चलते रहता था, सत्ता के लिए संघर्ष। और सत्ता के लिए क्या संघर्ष चलते रहता था, तो दोनों ही अमीर वर्ग अपने प्रभाव में रहने वाले सुल्तान को पद पर बैठाना चाहता था, अपने प्रभाव में रहने वाले सुल्तान को। इसलिए आपने देखा है कि बीच बीच में दो ऐसा ड्यूरेशन, यदि आपने खूब अच्छे से समझा होगा, दो ऐसा ड्यूरेशन आया है जब काफी कम समय में 4-5 शासक हुए। उसका रीजन यही था कि अमीर वर्गों के द्वारा षड्यंत्र रच रच के हत्या करा दी जाती थी या पद से उतार दिया जाता था, और दोनों ही गुट यहाँ पर लड़ते रहते थे। तो महमूद गवान आता है शासन करने के लिए, तो महमूद गवान जब इस स्थिति को देखता है, तो वह एक तरीके से सहयोग और समझौते की नीति अपनाता है, सहयोग और समझौते की नीति अपनाता है। और सहयोग और समझौते की नीति अपनाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि चूंकि जो महमूद गवान था वह नवागंतुक वर्ग से संबंधित है, क्योंकि पहले भी बताया, क्योंकि ये पर्शिया का रहने वाला था, व्यापार वाणिज्य के क्रम में आया था, तो नवागंतुक वर्ग से था, तो इसको पुराने अमीर वर्ग से सामंजस्य बैठाने में काफी कठिन हो रही थी। फिर भी इसने सभी के साथ सहयोग और समझौते की नीति अपनाई, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो पुराने अमीर वर्ग थे, महमूद गवान के खिलाफ सुल्तान का कान भरना शुरू कर देता है। और जब सुल्तान का काम भरना शुरू कर देता है, तो एक समय आकर क्या करता है कि सुल्तान महमूद गवान की हत्या का आदेश दे देता है और महमूद गवान की हत्या कर दी जाती है। जैसे महमूद गवान की हत्या होती है, बहमनी साम्राज्य में यह जो अमीर वर्ग के बीच सत्ता संघर्ष के लिए, सत्ता के लिए दोनों गुटों के बीच युद्ध चल रहा था, नवागंतुक को पुराने के बीच, यह संघर्ष और तीव्र हो जाता है। और इस संघर्ष के तीव्र होने के बाद क्या होता है कि सुल्तान की स्थिति काफी कमजोर, और धीरे धीरे जो प्रांतपति सब थे, जो अमीर वर्ग प्रांत के रूप में शासन कर रहे थे, वो धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। और जब धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे, तो इसी पृष्ठभूमि में क्या होती है कि बहमनी साम्राज्य के विघटन से 5 नए राजवंश या 5 नए राज्य का उदय होता है, 5 नए राजवंश, 5 नए राज्य का उदय होता है। उसमें एक होता है बहमनी के विघटन से जो बनता है बीजापुर राज्य। दूसरा बहमनी के विघटन से बनता है जिसको हम लोग कहते हैं गोलकुंडा राज्य। तीसरा बहमनी के विघटन से बनता है जिसको हम लोग कहते हैं अहमदनगर राज्य। चौथा जो बहमनी के विघटन से राज्य बनता है उसको हम लोग कहते हैं बीदर राज्य। और पांचवा जो बहमानी के विघटन से बनता है उसको हम लोग कहते हैं बरार राज्य कहते हैं। बीजापुर में जिस नए राजवंश की स्थापना होती है उसको हम लोग कहते हैं बीजापुर का आदिल शाही वंश है, ये मैच करने के लिए आता है। गोलकुंडा में जिस वंश का शासन बन जाता है उसको हम लोग कहते हैं कुतुब शाही वंश है, गोलकुंडा का कुतुब शाही वंश। अहमदनगर में जो शासन बनता है उसको हम लोग कहते हैं निजाम शाही वंश। फिर बीदर में जो शासक बनता है उसको हम लोग कहते हैं वरीद शाही वंश। और बरार में जो शासक वंश बनता है उसको हम लोग कहते हैं इमाद शाही वंश कहते हैं। तो ये कभी कभी पीटी के एग्जाम में मैच करने के लिए आ जाएगा। और ब्राह्मणी के विघटन के बाद बनने वाला ये सभी राज्य है, वंश है, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैच करने के लिए आएगा, आप इसको याद रखेंगे। इसमें से जो बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर राज्य है, ये आगे चलकर दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे कि गोलकुंडा और बीजापुर जो है, दोनों क्या होगा, गोलकुंडा और बीजापुर औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य में, औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। और अहमदनगर फाइनली क्या है, हम ये दोनों हो गया औरंगजेब के समय में, और अहमदनगर फाइनली हम लोग देखेंगे शाहजहां के समय में मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। और इसी तरीके से जो बीदर है, जो बच गया है दो, कहेंगे ये दोनों का क्या होगा, तो इन दोनों का भी हो जाएगा कि 1574 ईस्वी में बरार को, यानी कि
1574 ईस्वी में जो बरार राज्य है इसको अहमदनगर द्वारा जीत लिया जाता है, अहमदनगर द्वारा। तो 1574 में बरार को अहमदनगर, जो अकबर के शासन काल का समय है, अहमदनगर को जीत लिया जाता है। और आप देख रहे हैं अहमदनगर का विलय कब होता है? शाहजहां के समय में। तो इसका अर्थ है कि अकबर के बाद आएगा जहांगीर, जहांगीर के बाद आएंगे शाहजहां। तो शाहजहां के समय में पूरी तरीके से अहमदनगर का विलय अर्थात बरार और प्लस अहमदनगर का जो क्षेत्र है ये मुगल साम्राज्य में आ गया। और बीदर का विलय जो होता है वो कर लेता है बीजापुर। बीदर का विलय कर लिया जाता है बीजापुर के द्वारा। और आगे आप चलकर देख रहे हैं कि बीजापुर और गोलकुंडा आ जाते हैं औरंगजेब के समय में। तो कुल मिलाकर आप देखते हैं कि जो ये दक्षिण के 5 राज्य बने थे बहमनी साम्राज्य के विघटन से, तो 2 राज्य इसमें से 3 के द्वारा, यानी कि जो बीदर है वो जीत लिया जाता है बीजापुर के द्वारा, बरार जीत लिया जाता है अहमदनगर के द्वारा। और बाकी जो 3 राज्य बच गए, जो बीजापुर, गोलकुंडा गोलकुंडा और अहमदनगर है, ये भी आगे चलकर मुगल साम्राज्य में समाहार कर लिए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने हर एक प्रांत को आपको दिखाया है, चाहे उत्तर का प्रांत हो या दक्षिण का प्रांत हो, मुगल के काल तक आपको बता दिया है। तो मुगल के समय में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर सबकी चर्चा होगी, क्योंकि बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर जो है इसका संघर्ष मुगलों से काफी चलता है। औरंगजेब के समय में भी, शाहजहां के समय में भी, जहांगीर के समय में भी चलेगा। अकबर के समय में बीजापुर गोलकुंडा के साथ नहीं होता है। अहमदनगर को एक बफर स्टेट के रूप में प्रयोग करना चाहता है। सीमित विस्तार के पक्षधर होते हैं अकबर। बाद में जब शासकों के द्वारा विस्तार की नीति अपनाई जाती है तो ये जो बीजापुर थे, गोलकुंडा थे, मराठा का एक राज्य आएगा आगे चलकर, उनके साथ इनका संघर्ष होना शुरू हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का टॉपिक जो मैंने बताया ये काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। पीटी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसमें आपने मावर के राज्य के बारे में देखा कि कहाँ पर था, फिर आपने होयसल के राज्य के बारे में देखा कहाँ पर था और किस तरीके से मावर के द्वारा जीत लिया जाता है। और फिर आपने ये भी देखा किस तरीके से मावर को विजयनगर के द्वारा जीता जाता है। फिर आपने खानदेश के बारे में देखा कहाँ था, किस तरह की उसकी भौगोलिक लोकेशन थी, क्यों महत्वपूर्ण था, कहाँ पर किसके समय में मुगल में आता है, ये भी मैंने आपको बताया। फिर आपने देखा कि बहमनी और विजयनगर के बीच जो युद्ध होता है काफी लंबे समय तक, उस युद्ध में क्या कारण था वो आपने देखा। उस युद्ध का मैंने एक ऐतिहासिक प्रोसेस आपको बताया, वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एरिया था, जो बहुत मैंने मैप पर सुलझे तरीके से आपको बता दिया है और आपको मुझे लगता है कि बिल्कुल स्मरण में हो गया होगा। और उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ वो भी आपको मैंने बता दिया कि दोनों साम्राज्य कमजोर हुए, विघटन का कारण बन गया दोनों साम्राज्य का, और अंततः उसका अधिक लाभ जो है पुर्तगालियों को मिला। और फिर अभी आपने देखा है कि किस तरीके से बहमनी के एक-एक शासक के बारे में आपने देखा है कि किसके समय में क्या चीजें प्रगति में हुई थी। अब इसके संदर्भ में मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, जो भी कुछ आपको डॉट लगेगा कि यहाँ पर ये होना चाहिए, तो हर एक तरीके की डॉट जो होगी या जो आपको समझ में नहीं आएगा, वो हम जब लाइव सेशन में आएंगे, आपसे जुड़ेंगे लाइव सेशन में, तो आप पूछ लीजिएगा, अपने कॉपी में लिख के रखिएगा कि ये मुझे पूछना है। लाइव सेशन में हम आपको सभी बता देंगे। तो तब तक सभी लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना नोट्स बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो पूरा मध्यकालीन भारत जैसे एंशिएंट का आपका नोट्स डेवलप हो गया होगा, उसी तरीके से मध्यकालीन भारत का आपका नोट्स डेवलप। और इतना तो एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है, मैं आपको पूरी जो है सो मध्यकालीन भारत लगभग कवर कराते जा रहा हूँ। कहते हैं कि केवल सतीश चंद्र एनसीईआरटी, लेकिन इतना आप भी एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो इतना कहीं पर मटेरियल नहीं दिया हुआ है जो मैंने आपको अरब के आक्रमण के समय भी बताया, गजनबी के समय बताया, गोरी के समय बताया, सल्तनत के हर एक राजवंश के बारे में बताया काफी डिटेल से, उतना एनसीईआरटी में दिया नहीं है। फिर भी मैंने आपको हर एक डिटेल से बताया कि मुझे लगा कि नहीं, आपको हर एक जानकारी आप तक पहुंच जानी चाहिए ताकि पीटी और मेंस में कोई आपको दिक्कत नहीं हो। तो अगले वीडियो में हम आपके लिए विजयनगर के बारे में लेकर आएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पीटी और मेंस के दृष्टिकोण से है। तो तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप या आपके मित्र में से कोई अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप 1 साल या 2 सालों का प्लस कोर्स का और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ऑप्शनल पेपर का भी ले सकते हैं। मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तब आप प्लस कोर्स में मेरे साथ ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सामान्य अध्ययन के सेक्शन में जुड़ सकते हैं।
और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सके। और फिर सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। अगले वीडियो में हम आपके लिए विजयनगर के बारे में लेकर आएंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।